हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। इन क्लास 6 you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece, hair of sheep or yak. Silk fibers come from cocoons of the silk moth. Do you know which part of the sheep's body yield fiber? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into sarees? क्लास 6 में जो हमने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि किस किस तरह के फाइबर्स होते हैं। हमको वो फाइबर्स जो हैं वो प्लांट से मिलते हैं कि एनिमल से मिलते हैं। हमने वुल और सिल्क के बारे में भी पढ़ा था कि वुल हमको जो है वो शीप या याक से मिलता है और सिल्क जो है वो हमको सिल्क पॉथ से मिलता है। तो वुल जो है वो हमको शीप और याक के हेयर से मिलता है और उसको हम बोलते हैं फ्लीस। और सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क मॉथ से मिलता है। और जो सिल्क मॉथ जो होता है वो अपने आसपास कोकून बना लेता है, अपने आसपास एक कवरिंग बना लेता है, उससे हमको मिलता है सिल्क। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, जैसे कि कौन सी बॉडी होती है शीप की जिससे वो हेयर आते हैं, वो फाइबर हमको मिलता है, या ये फाइबर जो है फिर उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है यार्न में, और फिर उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है फैब्रिक में। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये इनके आंसर्स जो हैं वो हमको इस चैप्टर में जानने को मिलेंगे। एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क। Wool. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool-yielding animals bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from their hairy fibers. तो वुल जो है वो कहाँ से आता है? तो वुल जो है वो हमको मिलता है शीप, गोट, याक और कुछ और एनिमल्स से। तो ये वुल यील्डिंग एनिमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर होते हैं। वो हेयर क्यों होते हैं? वो उनको ठंड से बचाने के लिए होते हैं। तो जब उनकी बॉडी पे इतने सारे हेयर होते हैं तो उन हेयर्स के बीच में जो है वो एयर ट्रैप हो जाती है। एयर जो है वहां पर वो फंस जाती है, वो रुक जाती है वहां पर। और हम जानते हैं और आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एयर जो है वो एक बैड कंडक्टर है हीट का, तो वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, तो उससे उनको ठंड नहीं लगती है। और ये जो हेयरी फाइबर्स होते हैं इन्हीं से हमको वुल मिलता है। एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? अब आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे हेयर होते हैं, तो आपके आर्म पे जो हेयर है और आपके सिर पे जो हेयर है उनको एक बार आप कंपेयर करके देखो कि कौन से सॉफ्ट हैं, कौन से कोर्स हैं, और आपको क्या डिफरेंस दिखता है इन दोनों टाइप के हेयर में। लाइक अस, द हेयरी स्किन ऑफ द sheep has two types of fibers that form its fleece: the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin. The fine hair provide the fiber for making wool. Some breeds of sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding. और जैसे हमारी बॉडी पे जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट या कोर्स होते हैं, वैसे ही शीप की बॉडी पे भी हमको दो तरह के हेयर मिलते हैं। एक कोर्स हेयर होता है जो बियर्ड में होता है, और दूसरे सॉफ्ट हेयर होता है जो अंडर हेयर को होता है, ये स्किन के ज्यादा पास होता है। तो ये जो फाइन हेयर फाइबर्स होते हैं इससे वूल बनाया जाता है। और कुछ ब्रीड जो होती हैं, कुछ प्रजातियां होती है शीप की ऐसी जिनके अंडर हेयर जो होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और उनके पेरेंट्स को स्पेशली चूज किया जाता है कि वो उनको बर्थ दें। मतलब इसको बोला जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, कि ये ह्यूमन बींग्स डिसाइड करते हैं कि इस शीप के पेरेंट्स जो हैं वो कौन होंगे। मतलब वो दो शीप को चूज करते हैं और उनको ब्रीड कराते हैं, तो उससे जो चाइल्ड होता है
तो उसके हेयर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। या ऐसे किसी भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जब सिलेक्टिव पेरेंट्स को सिलेक्ट करके ब्रीड कराया जाता है तो उसको बोला जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from Angora goats found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. तो अब शीप की जो है वो बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं जो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में मिलती हैं। और ये फ्लीस जो होता है शीप का, ये सिर्फ अकेला सोर्स नहीं होता जिससे कि वूल बनाया जाता है। हालांकि हमको मार्केट में जो कॉमनली अवेलेबल वूल होता है वो शीप वूल ही होता है। उसके अलावा याक वूल होता है जो काफ़ी कॉमन है तिब्बत और लद्दाख में। मोहेर जो है वो अंगोरा गोट से मिलता है और ये अंगोरा गोट जो है जनरली हिली रीजन्स में मिलती है, जम्मू और कश्मीर में। Wool is also obtained from goat hair. The underfur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls. तो जो गोट हेयर होते हैं उससे भी वूल बनाया जाता है और जो कश्मीरी गोट होती है उसका फर जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उससे बहुत अच्छे शॉल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं पश्मीना शॉल्स। The fur on the body of camels is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wool. उसके अलावा कैमल की बॉडी पे जो फर होता है उससे भी वूल ड्रॉ किया जाता है और लामा और अल्पाका दो एनिमल्स होते हैं जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं, उनसे भी हमको वूल मिलता है। Activity 3.2. Collect pictures of animals whose hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एनिमल्स के पिक्चर्स कलेक्ट करने जिनके हेयर जो हैं वो वूल की तरह यूज हो सकते हैं। उन पिक्चर्स को आपको अपनी स्क्रैप बुक में लगाना है और अगर आपको वो पिक्चर्स नहीं मिलते तो आपकी बुक में ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, इनको यूज करके इनकी हेल्प से आप अपनी स्क्रैप बुक में ड्रॉ कर सकते हो और कलर कर सकते हो। और आपको ये भी फाइंड करना है कि शीप, गोट, कैमल और याक को बाकी और लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में क्या बोला जाता है। यहाँ बुक में देख सकते हो आपको कई सारे एनिमल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं। ये अंगोरा गोट है, ये गोट है, ये याक है, ये कैमल है, ये लामा है और ये अल्पाका है। एक्टिविटी 3.3. Procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको मैप्स कलेक्ट करना है। आपको आउटलाइन मैप कलेक्ट करना है इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी, और आपको वहाँ पर मार्क करना है कि कौन कौन सी जगह पर हमको ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जिनसे हमको वूल मिलता है। और उसमें आपको डिफरेंट कलर्स को यूज करके आपको कोड करना है ये डिनोट करने के लिए कि कौन से लोकेशन पर कौन से वूल यील्डिंग एनिमल्स हमको मिलते हैं। From fibers to wool. For obtaining wool, sheep are reared, their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. अब वूल ऑब्टेन करने के लिए क्या होता है, पहले शिप को रियर किया जाता है, उनके हेयर जो है उनको काटा जाता है और फिर उससे वूल बनाया जाता है। अभी हम डिटेल में देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. Sheep are herbivores and prefer grass and leaves. Apart from grazing, sheep rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder.
तो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर पर्टिकुलरली हिली एरियाज़ में आपको शेफर्ड जो हैं वो अपनी शीप को ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए ले जाते हुए दिख जाएंगे। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं हमको ये इस तरह के सीन्स देखने के लिए? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, और जो प्लेन्स हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के, वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि शेफर्ड जो हैं वो शीप को ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए। शीप जो होता है वो हर्बीवोर होते हैं और वो जनरली यही प्रेफर करते हैं कि उनको ग्रास और लीव्स मिलें खाने के लिए। और जो शेफर्ड होता है, जो शीप को रियर करता है, उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाता है, वो उनको पल्सेस भी खिलाते हैं, कॉर्न, ज्वार और ऑयल केक्स भी खिलाते हैं। ऑयल केक मतलब जो ऑयल सीड्स होते हैं जिसमें से ऑयल ड्रॉ किया जाता है और फिर उसके बाद जो रेसिडुअल बचता है, जो बाय प्रोडक्ट बचता है, उसको ऑयल केक बोलते हैं। तो शीप को ऑयल केक भी खिलाया जाता है। और जब बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है तो उस टाइम पर वो शीप को बाहर नहीं लेकर जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, बल्कि उनको क्लोज्ड एरिया में ही रखा जाता है और वहीं लाके उनको उनका चारा दिया जाता है। उनको लीव्स, ग्रेन और ड्राई फॉडर वहीं लाके दिया जाता है। Sheep are reared in many parts of our country for wool. Table 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. अब शीप जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में रियर की जाती है हमारी कंट्री में। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमको पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन सी शीप होती है, कहाँ कहाँ पर वो पाई जाती है और उससे जो हमको वुल मिलता है वो कैसी क्वालिटी का होता है। तो ये जो हमारे पास टेबल है ये हमको बता रहा है कि हमारी कंट्री में कौन कौन सी शीप्स पाई जाती है, उनका क्वालिटी ऑफ वुल कैसा होता है और कौन से स्टेट में होती है। जैसे लोही है, उसका वुल जो होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और वो मिलती है राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशेर जो होती है उसका जो होता है वो ब्राउन फ्लीस होता है और ये हमको उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नली जो होती है उससे हमको कारपेट वुल मिलता है, जो कारपेट्स बनते हैं वुल के, वो उसके लिए ये वाला वुल यूज़ होता है, वो हमको मिलती है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। जो बखरवाल होती है वो उसका वुल जो है वो शॉल्स बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो मिलती है हमको जम्मू और कश्मीर में। जो मारवाड़ी होती है उसका कोर्स होता है, वुल जो होता है उसका सॉफ्ट नहीं होता है, कोर्स होता है, खुरदरा सा होता है, वो हमको मिलती है गुजरात में। और जो पतनवाड़ी होती है उसका वुल जो है वो होजियरी बनाने के लिए यूज़ होता है और वो मिलती है हमको गुजरात में। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. अब कई सारी ब्रीड्स जो होती है, जैसे हमने कि पहले भी देखा कि कई सारी शीप जो होती हैं उनका वुल जो होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, क्योंकि उनकी ब्रीडिंग जो होती है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, उनके पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। और बहुत सारी ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनका थिक कोट ऑफ मतलब बहुत मोटी लेयर होती है उनके बालों की, और उससे हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का वुल मिलता है और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है क्योंकि वो थिक लेयर होती है। तो जब भी शीप के जो बाल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको शेव ऑफ कर दिया जाता है ताकि हम उनसे वुल निकाल पाए। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of the long process which involves the following step. अब जो वुल होता है जो हम निटिंग के लिए यूज़ करते हैं या शॉल्स की वीविंग के लिए यूज़ होते हैं, वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है जो हमको मिलता है एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद। तो फाइबर से वो यार्न बनाने का प्रोसेस जो होता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। Step 1. The fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn.
Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also, the hair of sheep grow again just as your hair does. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है शेयरिंग का. उसमें क्या होता है, जो फ्लीस होता है शीप का, दैट इज जो हेयर होते हैं शीप के, उनको उनकी बॉडी से रिमूव किया जाता है. और जब इनको रिमूव किया जाता है तो एक पतली सी स्किन की लेयर जो है वो भी रिमूव हो जाती है उनकी बॉडी से. और इसके लिए जो मशीन्स यूज होती है वो मशीन्स वैसी यूज होती है जैसे आप कभी बार्बर के पास जाते हो बाल कटाने के लिए, तो वो जो मशीन यूज करता है वैसी ही मशीन्स होती हैं शीप को भी शेयर करने के लिए. और जनरली जो शीप के हेयर रिमूव किए जाते हैं वो हॉट वेदर में ही रिमूव किए जाते हैं, क्योंकि अगर कोल्ड वेदर में अगर उन हेयर को रिमूव किया जाएगा तो शीप को ठंड लगेगी और वो सरवाइव नहीं कर पाएगी. तो इसीलिए गर्मी के मौसम में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वेदर ऑलरेडी हॉट है, तो इसलिए उनके वो हेयर निकाल दिए जाते हैं. फिर सर्दियाँ आते आते उनके वो हेयर जो है वो वापस रीग्रो हो जाते, तो वो उनको वापस सर्दी से बचाते हैं. तो इस तरह से शीप को कोई दिक्कत नहीं होती. जैसे हम बाल कटवाते हैं तो हमको कोई पेन नहीं होता, या पेरेंट जो हमारे फादर होते हैं वो अपनी शेव बनाते हैं तो उनको ऐसा कोई पेन नहीं होता, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर जो होती है स्किन के वो जनरली डेड होती है. तो इसलिए कोई पेन नहीं होता शीप को भी जब उनके जो हेयर हैं उनको रिमूव किया जाता है. स्टेप 2. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays, scoring is done by machines. तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है स्कोरिंग का. इसमें क्या होता है, जो स्किन निकाली गई है, जो हेयर निकाले गए हैं, उनको अच्छे से वॉश किया जाता है ताकि उसमें कुछ भी डस्ट हो, डर्ट हो, ग्रीस हो, तो वो सब कुछ निकल जाए. पहले ये पूरा प्रोसेस जो होता था वो ह्यूमन बींग्स करते थे और अब इन सब कामों के लिए जो है वो मशीन्स आ गई हैं. स्टेप 3. आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन. द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सॉर्टिंग का. जो हेयरी स्किन होती है फिर उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर मशीन्स को यूज करके हेयर्स को अलग अलग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर. जो सॉफ्ट है उनको अलग किया जाता है, जो हार्ड है, कोर्स है, उनको अलग किया जाता है. तो अलग अलग कैटेगरी के हेयर को अलग अलग किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्टिंग. Step 4. The small fluffy fibers called burr are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scored again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. अब फिर उसमें से स्मॉल फ्लफी फाइबर निकाला जाता है जिसको बर बोला जाता है. जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप स्वेटर पहनने लगते हो तो स्वेटर के ऊपर एक छोटे छोटे से बॉल जैसे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से पतले पतले से, एकदम राई के दाने जैसे, वो बर होते हैं. तो उसी तरह के बर जो हैं वो सेपरेट किए जाते हैं उस फाइबर में से और फिर उसको वापस से स्कोर किया जाता है, दैट इज उसको अगेन वॉश किया जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है. तो अब ये जो है ये वुल रेडी हो जाता है, इससे हम फाइबर को ड्रॉ कर सकते हैं. Step 5. The fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goat is the black, brown और white. फिर उसके बाद ये जो फाइबर होता है इसको डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में, क्योंकि शीप का जो वुल होता है वो जनरली या तो ब्लैक, ब्राउन या वाइट होता है. तो लेकिन हम मार्केट में देखते हैं कि हमको अलग अलग तरह के स्वेटर्स मिलते हैं, अलग अलग कलर्स के स्वेटर मिलते हैं, तो वो आते हैं क्योंकि इन फाइबर्स को डाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में. Step 6. The fibers are straightened, combed and rolled into yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. फिर जो फाइबर्स होते हैं उनको सीधा किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, फिर उसको कॉम्ब किया जाता है, जैसे कंघा करते हैं हम बालों पे वैसे उनको कॉम्ब करके स्ट्रेट करके और फिर उनको यार्न में रोल किया जाता है. अब इसमें जो लंबे फाइबर होते हैं, जो लॉन्गर फाइबर होते हैं, उनसे जो है वो वुल बनाई जाती है जिसको फिर स्वेटर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनको स्पिन करके उनसे जो है वुलन क्लॉथ को वीव किया जाता है, बुनाई होती है. Occupational hazard.
Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but sorter's job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax, which causes a fatal blood disease called sorter disease. Such risks faced by workers in any industry are called occupational hazards. अब कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको कुछ ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स को फेस करना पड़ता है. ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या होते हैं कि कई बार काम करते हुए उनके लिए उनको कुछ डिसीज हो सकती है या वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे रिस्क को, ऐसे हजार्ड्स को बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड. तो अगर हम वुल इंडस्ट्री की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, बहुत सारे लोगों के लिए वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, लेकिन जो सॉर्टर की जॉब है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है कभी कभी, क्योंकि उनको एक बैक्टीरिया एंथ्रेक्स से इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. और ये बैक्टीरिया जो है ये एक ब्लड डिसीज का कारण बन जाता है, जिसको बोला जाता है सॉर्टर्स डिसीज. और ये सॉर्टर्स डिसीज जो है ये फैटल भी हो सकती है, दैट इज अगर ये किसी को हो गई तो उसकी जान भी जा सकती है. तो इसलिए ये वुलन इंडस्ट्री में ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड भी होता है. एक्टिविटी 3.4 Debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. अब आपको अपनी क्लास में, इस एक्टिविटी में आपको अपनी क्लास में डिबेट करना है अपने क्लासमेट्स के साथ. आपको 2 पार्ट्स में आप पूरी क्लास डिवाइड हो जाओ, और एक पार्ट जो है, मतलब एक ग्रुप जो है वो फॉर में बोलेगा और दूसरा ग्रुप जो है वो अगेंस्ट में बोलेगा. और इस तरह से आपको डिबेट करना है कि क्या ये सही है कि शीप के वूल को रियर करना, शीप के बालों को ऐसे चॉप ऑफ कर देना और फिर उससे वूल निकालना, क्या ये सही है या गलत है. तो ये आपको अपनी क्लास में डिबेट करना है. सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ आवर चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक. इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. Also don't forget to check the description box for the links to other chapters and the links to the other parts of this chapter. Thank you everyone.